वेलकम टू दिस वीडियो बेस्ड ऑन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये नाम रखा गया है आफ्टर द ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर सी वी रमन। Dr. C.V. Raman was a great scientist who observed Raman scattering for the first time. ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारा कोई फोटोन किसी मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करता है, या जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट करते हैं तो जो ये कोलिजन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखिए कोलिजन्स जो होते हैं, कोलिजन में हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी फोटोन जब किसी मॉलिक्यूल को हिट करता है तो वो जो कोलाइड करते हैं, वो जो कोलिजन होता है वो दो तरीके के कोलिजन्स हो सकते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और दूसरे कोलिजन्स होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोलिजन्स इज, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जिस भी एनर्जी के साथ में फोटोन ने मॉलिक्यूल को हिट किया, या हम कहते हैं कि जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिस भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मॉलिक्यूल के साथ में टकरा रही थी, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी की, उसी फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल गई। यानी कि frequency of the incident radiation was exactly equal to that of the scattered radiation। मॉलिक्यूल के साथ में हिट करके लाइट क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है। देखिए अब तक जितनी भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी थी दैट वर बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशंस, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे दिस इज़ बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग फिनोमेना क्या होता है कि जब उसको फैला दिया जाता है, बिखर जाती है जब लाइट, जैसे कि हम अपना इसके बारे में बात करें रेनबो के बारे में, तो ये एक स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग का फिनोमेना है। विबग्योर 7 रंगों में बिखर जाती है लाइट, तो दिस इज़ व्हाट स्कैटरिंग इज़। अब हम यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी मॉलिक्यूल के साथ में कोई एनर्जी हिट करती है, कोई रेडिएशंस जब हिट करती हैं, तो मॉलिक्यूल के साथ में हिट करने के बाद में ये स्कैटर्ड रेडिएशंस की फॉर्म में हमें बाहर मिलती हैं। एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट द कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या देखा कि जिस भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमारी मॉलिक्यूल को हिट करेंगी उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो हैं वो स्कैटर्ड आउट होंगी। और वी कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। म्यू नॉट अगर हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और म्यू डैश हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, तो इस केस में म्यू नॉट म्यू डैश के बराबर होगा। इस तरीके की कोलिजन्स को जहाँ पे कि कोई चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी में या एनर्जी में, किस किस की, इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट की, उस तरीके की कोलिजन्स को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। और जो दूसरी तरीके की कोलिजन्स हैं जिनको हम इन इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में इंसिडेंट रेडिएशंस ने मॉलिक्यूल को हिट किया उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन स्कैटर आउट होती हैं, राइट। दैट इज़ वी कैन से कि या तो इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी स्कैटर्ड रेडिएशंस, या इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कम होती है इन कंपैरिजन टू दी स्कैटर्ड रेडिएशन। देखिए दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्कैटर्ड रेडिएशन, और दूसरा केस है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है इन कंपैरिजन टू द स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फिनोमेना है, इस तरीके की फिनोमेना को कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। ये फिनोमेना कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हो गए। ये 3 लाइन जो है ये आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में है और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल इन रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड लेवल पे। हमने मान लिया ये हमारा वर्चुअल एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, तो इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में इट मूव्ड ऑन टू दी हायर लेवल, वर्चुअल एनर्जी स्टेट में चला गया। एंड आफ्टर सम टाइम ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एमिट आउट करके वापस अपने उसी ग्राउंड लेवल पे आ गया, जिस लेवल से गया था उसी लेवल पे ये वापस आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यू नॉट जो है वो म्यू डैश के बिल्कुल बराबर होगा। फ्रीक्वेंसीज दोनों, जो इंसिडेंट है और जो स्कैटर हुई हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। इस तरीके के फिनोमेना को कहा जाता है रेले स्कैटरिंग। ये किस में देखा गया था, इलास्टिक कोलिजन में। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा किस तरीके की स्कैटरिंग होती है, उस स्कैटरिंग को कहा जाता है रेले स्कैटरिंग, जहाँ पे कि म्यू नॉट म्यू डैश के बिल्कुल बराबर है। और ये जो दोनों केसेस थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि
अगेन वी आर हैविंग द सेम डायग्राम। यहाँ पे हमारे ये 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हमने बनाए हुए हैं। मॉलिक्यूल हमारा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है। इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जिनकी फ्रीक्वेंसी हमने म्यू नॉट से शो की है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फ्रीक्वेंसी और वी कैन से आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, मॉलिक्यूल मूव्स ऑन टू दी हायर एनर्जी स्टेट, वर्चुअल एनर्जी स्टेट पे चला गया और इसने एमिट आउट की रेडिएशंस, स्कैटर आउट की लाइट, और जो ये हमारी स्कैटर्ड रेडिएशंस थी इनकी फ्रीक्वेंसी को हमने शो किया है म्यू डैश से। यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल पे था, ये यहाँ गया एक्साइट होके, जब वापस आया तो ये हायर एनर्जी स्टेट पे रुक गया, वापस उसी लेवल पे ना आके उससे हायर एनर्जी स्टेट पे रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रेडिएशन थी उसने अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल ने एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बची हुई थी उनको स्कैटर आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी म्यू नॉट इज़ ग्रेटर देन म्यू डैश, राइट। दूसरा केस क्या है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पे देखिए फिर से हमने ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ये हायर लेवल है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में था, ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में है। ऐसे मॉलिक्यूल को हमने फिर से हिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इट मूव्ड ऑन टू द वर्चुअल एनर्जी स्टेट एंड आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद में जब ये वापस आया तो इसने जो स्कैटर आउट की लाइट, जो रेडिएशन इसने बाहर निकाली, उनकी एनर्जी कैसी थी? उनकी एनर्जी ज़्यादा थी। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल फर्स्ट एनर्जी लेवल से गया था और ये वापस आया है ज़ीरो एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ये वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल ने रेडिएशंस को ट्रांसफ़र कर दी, फोटोन को ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यू डैश की जो फ्रीक्वेंसी, म्यू डैश जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू म्यू नॉट। दिस इज़ अगेन इन इलास्टिक कोलिजन, ये दोनों ही इन इलास्टिक कोलिजन है। इस तरीके के जो फिनोमेना होते हैं इनको कहा जाता है रमन स्कैटरिंग। This type of scattering of light is known as Raman scattering, whereby the frequency of the scattered radiation is either less or more than that of the incident radiations. This is known as Raman scattering. तो आई होप आपको रेले स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन सब कुछ हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखिए 2 थ्योरीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। जो दोनों थ्योरीज हैं उनका नाम है क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो है वो डील करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर के साथ में, और क्लासिकल थ्योरी डील करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के साथ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो डुअल नेचर रखती हैं, पार्टिकल नेचर भी रखती हैं और वेव की नेचर भी रखती हैं, यानी कि वेव की फॉर्म में भी वो ट्रैवल करती हैं और उनके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। जैसे हम फोटोन को एक पार्टिकल मानते हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो एनर्जी कैरी करते हैं, और एनर्जी वो कैरी करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फोटोन क्या होते हैं? हम कह सकते हैं दीज आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, राइट। सो पार्टिकल नेचर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम किसकी टर्म्स में बात करेंगे? विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फोटोन। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी में देखिए कहा गया है कि जितनी भी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो बराबर होती है एच म्यू के। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एच एंड म्यू। या हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोटोन आके हिट करता है, उसके साथ में कोलाइड करता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? E इज़ इक्वल टू एच म्यू नॉट। म्यू नॉट इज़ दी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, राइट। अब वही 3 फिनोमेना जो हमने पढ़े हैं वही क्वांटम थ्योरी में डिस्कस किए जाएंगे कि जब भी कोई फोटोन जिसकी एनर्जी E है, यानी कि हम कह सकते हैं एच म्यू नॉट एनर्जी है फोटोन की, ऐसा फोटोन जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ में, जब भी हमारे सैंपल के साथ में कोलाइड करता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है टू द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, या हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी थी वो स्कैटर्ड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर है। और ये हमने अभी देखा था कि इसको हम क्या कहते हैं? रेले स्कैटरिंग कहते हैं। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रेले स्कैटरिंग। और जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रा में हम देखेंगे कि जो लाइंस इस स्कैटरिंग की वजह से हमें मिलती हैं उनको कहा गया है रेले लाइंस। दूसरा फिनोमेना क्या होता है? हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। दिस ऑल वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। और ये फिनोमेना किसका था?
इन इलास्टिक कोलिजन का, जहाँ पे कि हम कहना चाह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ लेस देन दैट ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस, और इसको हमने कहा था रमन स्कैटरिंग, दिस इज़ नोन एज रमन स्कैटरिंग। और जो लाइंस हमें मिलेंगी इस फिनोमिना में, इस प्रोसेस की वजह से जो लाइंस हमें मिलती हैं स्पेक्ट्रा में, उनको कहा जाता है एंटी स्टोक्स। The lines observed are known as anti-Stokes. And third possibility is कि energy of the incident photon is more than the energy of the scattered photon, or we can say the frequency of the incident radiation is more than that of the emitted radiations, scattered radiations। इसको भी क्या कहा गया है, इसको भी रमन स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। और जो लाइंस हमें मिलेंगी इसकी वजह से, इस फिनोमेना की वजह से जो लाइंस मिलेगी हमें स्पेक्ट्रा में, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहलाती हैं स्टोक्स लाइन। तो अब हमें पता है रेले लाइंस, स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस क्या होती हैं, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी स्टोक्स लाइंस जो होती हैं इनकी इंटेंसिटी हमेशा स्टोक्स लाइन की कंपैरिजन में कैसी होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ये फिनोमेना जनरली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जबकि मॉलिक्यूल हमारा ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो, वहाँ से हम प्रैक्टिकल शुरू करें, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। जो बहुत ही गर्म जगह है, अगर वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की बात तो अलग है, अदरवाइज़ नॉर्मली ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया जाता। सो दिस इज़ क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी में देखिए एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो एक चीज़ और डिस्कस करते हैं अभी क्वांटम थ्योरी में, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी EP हम मान लेते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और EQ हमने मान लिया एमिटेड फोटोन जो है उसकी एनर्जी है EQ। और एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, E इज़ इक्वल टू एच म्यू फार्मूला होता है। EP इज़ द इंसिडेंट वन, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं H म्यू नॉट, और इसके लिए हम लिख सकते हैं EQ के लिए हम लिख सकते हैं H म्यू डैश, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो बिल्कुल बराबर होती है, उसको बराबर क्या मतलब, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है, नाइदर इट इज़ क्रिएटेड नॉर इट इज़ डिस्ट्रॉयड। तो हम मानते हैं अगर ये इस तरीके से हैं और हम एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहते हैं, एनर्जी डिफरेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, EQ माइनस EP, ये क्या हो जाएगा, H म्यू डैश माइनस H म्यू नॉट। यहाँ पे H कॉमन ले सकते हैं, H म्यू डैश माइनस म्यू नॉट, ये हो जाएगा EQ माइनस EP, और वी कैन से म्यू डैश माइनस म्यू नॉट विल बी इक्वल टू EQ माइनस EP अपॉन H, और म्यू डैश वुड बी इक्वल टू EQ माइनस EP upon H plus mu dash. So this is how we can calculate the frequency of the emitted radiations. इससे हम frequency emitted radiations की निकाल सकते हैं. So this is all about quantum theory. अब हम बात करते हैं classical theory के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो डील करती है वेव नेचर के साथ में। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मॉलिक्यूल मान लीजिए जैसे कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, वी आर डीलिंग विद, वी आर क्लासिकल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अभी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन एटम्स इस तरीके से हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बिल्कुल भी कहीं भी अट्रैक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, और किसी के पास भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी ऐसे किसी मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, अभी तो जब हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमारा मॉलिक्यूल किस तरीके से रहेगा, समवट लाइक दिस, देयर इज़ नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो पोलैरिटी, नो चार्जेस सेपरेशन, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये होगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम इन मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन हो गई इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया हमारा। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है तो क्या होगा, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे अब जो है ये चार्जेस जो हैं इनका थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्ट होगा वो नेगेटिव की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा मॉलिक्यूल था अभी तक उसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमें कुछ इस तरीके से सेपरेशन यानी कि डाइपोल जैसी कोई चीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हो गई है, भले ही थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चार्जेस का डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, राइट। तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरी डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इस बॉन्ड के अलोंग, इस बॉन्ड के अलोंग ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वही केस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव कर पा रहे हैं। जब भी इस तरीके का पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे थोड़ी ही देर के लिए हम माने, थोड़ी ही देर के लिए इंड्यूस हुई है, लेकिन इस तरीके के फिनोमिना को, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, डेवलपमेंट ऑफ पोल्स इन द मॉलिक्यूल, अपोजिट पोल्स हमारे डेवलप हो गए हैं, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, इस फिनोमिना को कहा जाता है पोलराइजेशन। दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। और ये जो प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई है इसको कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी। दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी होती है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं म्यू जो है वो हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं म्यू हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी स्ट्रेंथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ लगाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू के, राइट। म्यू क्या है हमारा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं म्यू विल बी इक्वल टू अल्फा ई। अब ये यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड म्यू इज इंड्यूस्ड dipole moment. This is known as induced dipole moment, right? ये हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे रमन एक्टिव होते हैं उनमें पोलराइजेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर चार्जेस का डेवलपमेंट हो जाए, अपोजिट चार्जेस का डेवलपमेंट हो जाए, डाइपोल इंड्यूस हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को जो है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। एंड फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव दैट हैज़ टू पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, उसमें पोलराइजेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है। ये जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर पा रहे हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ये मूव हमेशा थ्रू दी बॉन्ड कर सकते हैं, बॉन्ड एक्सिस में ही इनका मूवमेंट हो सकता है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें, इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर दिया, इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, अब मेरे मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये मेरा मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस तरीके से है। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने क्या किया है, हमने मॉलिक्यूल को 90 डिग्रीज रोटेट किया है। तो अब आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनका मूवमेंट इधर उधर नहीं हो सकता, इनका मूवमेंट
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है। अब चार्जेस का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे पहले, पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। अब क्या है, ये बॉन्ड तो हमारा इस तरीके से है, हमेशा बॉन्ड एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉन्ड से निकल के बाहर तो नहीं जाएंगे ना, बॉन्ड से निकल के इस तरीके का बॉन्ड तो नहीं बन सकता, ये तो गलत है। तो बॉन्ड हमेशा इस तरीके का ही बनेगा, स्ट्रेट बिटवीन द टू एटम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो सकता, और ऐसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पोलराइजेबिलिटी हो रही है, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी नहीं हो रही है, ना के बराबर पोलराइजेबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन से, इस पोजीशन से जब मॉलिक्यूल को हमने ऐसे रोटेट किया और हम इसको 90 डिग्रीज पे यहाँ ले आए, तो यहाँ से मेरी पोलराइजेबिलिटी घटनी शुरू हो गई थी, यहाँ पे घटनी शुरू हुई और यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम हम कह सकते हैं नहीं थी। जब हम इसको फिर रोटेट करना शुरू करेंगे, इसको फिर से हमने ऐसे रोटेट कराना शुरू किया, तो फिर ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। सिर्फ ये होगा कि यह हाइड्रोजन आटम इधर है और यह हाइड्रोजन आटम इधर है, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे फिर वही सिचुएशन है, यानी फिर पोलराइजेबिलिटी इसमें इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज अगेन हैविंग इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, राइट। और फिर से हम इसको रोटेट करते हैं तो फिर वही कंडीशन आएगी, ये वाली, यानी कि यहाँ से जब हम यहाँ लाएंगे तो फिर यही होगा कि पोलराइजेबिलिटी नहीं है, यहाँ से फिर रोटेट करेंगे तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर से पोलराइजेबिलिटी है। तो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन इसकी पोलराइजेबिलिटी में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, ज़्यादा थी, कम होनी शुरू हुई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिर बढ़नी शुरू हुई इस तरीके से, फिर यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर कम होनी शुरू होगी, फिर यहाँ बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, देन अगेन इट विल टेंड टू इंक्रीज। तो ये जो हमने देखा कि ड्यूरिंग द रोटेशन देयर वाज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए क्राइटेरिया जो है वो ये है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी का चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग द मोशन के दौरान मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव। और यही सब चीज़ें एक्सप्लेन करती है क्लासिकल थ्योरी, राइट। तो आई होप आपको ये क्लासिकल थ्योरी समझ में आ गई होगी, एंड फर्दर हम रमन स्कैटरिंग के बारे में और आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं। विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट रमन स्कैटरिंग इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।